नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बख्शीश सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम राजव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, राजव्यवस्था प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक विषय रहता है। भले ही किसी भी केंद्र सरकार के तरफ से भर्ती का आयोजन किया गया हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से आयोजन किया गया हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान राजव्यवस्था का रहता है। आज हम राजव्यवस्था के पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा गठन की अगर बात करते हैं तो संविधान सभा के गठन के बारे में जो तथ्य हम शुरुआती तौर पे पढ़ना शुरू करते हैं वो है 1895। 1895 में पहली बार कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के लिए मांग की थी। उसके बाद लगातार कई बार भारतीय संविधान सभा के लिए प्रयास किया गया और आखिरकार 1946 में भारत की संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन हम इस टॉपिक को संविधान सभा से शुरू ना करके थोड़ा सा पीछे से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी विद्यार्थी के मन में ये डाउट नहीं रहे कि सर संविधान सभा का जो हमने गठन किया, अंग्रेजों से हमने संविधान सभा की जो मांग की, वो अंग्रेज कौन थे, वो कहाँ से आए थे, अंग्रेजों से पहले कौन लोग भारत आए थे। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को संविधान सभा से नहीं शुरू करके इसकी पृष्ठभूमि के रूप में वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से कुछ यूरोपियन लोगों का भारत आगमन हुआ था। यूरोपियन लोगों का भारत आगमन, यूरोपियन कंपनियां जब भारत आई थी, वहाँ से मैं आपको इस संविधान के इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करूँगा, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से आपको कवर हो जाएं। तो यूरोपियन के आगमन के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यूरोपियन जो भारत आए थे, उन यूरोपियन लोगों को हम पुर्तगाली नाम से जानते हैं। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन लोग थे पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज भारत आए हैं और अंग्रेज़ों के साथ साथ फ्रांसीसी, डच, डेन, कई यूरोपियन कंपनियां भारत आई। उन्होंने यहाँ पे व्यापार स्थापित किया। लेकिन सबसे ताकतवर तरीके से अपने आप को स्थापित करने वाली जो भारत में कंपनीज रही हैं या यूरोपियन लोग रहे हैं, उनमें पुर्तगाल के साथ साथ अंग्रेज, अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी, ये तीन लोग ऐसे रहे जो अपने आप को भारत में बहुत ढंग से स्थापित कर पाए। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली यूरोपियन थे और उसके बाद सबसे अंत तक जाने वाले यूरोपियन भी पुर्तगाली ही थे। लेकिन अपनी शासन सत्ता का सबसे ज़्यादा प्रसार करने वाले, अपने व्यापार को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले यूरोपियन लोगों का अगर नाम आता है तो उसमें नाम आता है अंग्रेज़ों का। इसलिए हम सबसे पहले अंग्रेज़ों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में प्रयास। और आप देखेंगे कि जैसे ही हम अंग्रेज़ों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके साथ ही साथ संविधान सभा से संबंधित या संविधान से संबंधित आपके काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो कवर हो जाएंगे। तो जैसे ही हम यूरोपियन लोगों का नाम लेते हैं तो सभी लोगों के दिमाग में पहला प्रश्न ये होता है कि यूरोपियन लोग भारत कौन से मार्ग से आए थे, या पुर्तगाली जो हैं वो भारत कौन से मार्ग से आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाली जो भारत आए थे वो जल मार्ग से भारत आए थे। और जैसे ही मैं जल मार्ग नाम लिखता हूँ या नाम लेता हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि सर, अगर पुर्तगाली जल मार्ग से भारत आए थे या यूरोपियन लोग जल मार्ग से भारत आए थे, तो क्या इससे पहले भारत से यूरोप जाने के लिए या यूरोप से भारत आने के लिए किसी तरीके का कोई रास्ता नहीं था, या जलीय मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कतई नहीं है कि भारत से यूरोप आने के लिए या यूरोप से भारत जाने के लिए पहले कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता निश्चित रूप से था, और वो रास्ता बहुत पुराना रास्ता था, जहाँ से हम अक्सर भारत के लोग यूरोप की यात्रा किया करते थे, यूरोप के लोग भारत की यात्रा किया करते थे। लेकिन 1453 में एक ऐसी घटना घटित हुई थी, जिस घटना के बाद उस स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, और अवरुद्ध करने के बाद मजबूरी रही यूरोपियन लोगों की कि उनको नए स्थल मार्ग खोजने की ज़रूरत पड़ी, या नए मार्ग खोजने की उनको मेहनत करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं चर्चा उस रास्ते पे करना चाहूँगा, उस मार्ग पे चर्चा करूँगा जो स्थल मार्ग भारत को यूरोप से जोड़ता था। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में या सभ्यता काल से ही हम भारत से यूरोप जाया करते थे और यूरोप में लोग भारत की ओर यात्रा किया करते थे। और यूरोप से भारत जाने का जो रास्ता था वो कुछ इस प्रकार से था। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान दें ताकि चीज़ें क्लियर हों। यूरोप से
भारत आने का रास्ता, या मैं कह दूं यूरोप को भारत से जोड़ने वाला रास्ता कहाँ कहाँ से होकर जाता था, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले अगर हमें भारत से यूरोप की यात्रा करनी है तो हमें भारत से पाकिस्तान की यात्रा करनी पड़ती थी, पाकिस्तान से हमें यात्रा करनी पड़ी थी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान से हमें यात्रा करनी पड़ती थी ईरान की, और ईरान से हमें यात्रा करनी पड़ती थी इराक की, और इराक से हम निकलते थे तुर्की की तरफ। और तुर्की जो है ये जोड़ने का काम करता था एशिया और यूरोप को। तुर्की होते हुए हम इस मार्ग से यहाँ यूरोप महाद्वीप में प्रवेश करते थे। यानी सबसे प्राचीन जो स्थल मार्ग था यूरोप व भारत को जोड़ने वाला, वो ये मार्ग था। सबसे पहले भारत से हमें जाना पड़ता था पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खैबर बोलन कुछ दर्रों से होकर हम ईरान में प्रवेश करते थे। ईरान के बाद हम इराक जाते थे, और इराक के बाद हमें तुर्की जाना पड़ता था, और तुर्की से हम कहाँ प्रवेश करते थे, यूरोप में। ये सबसे प्राचीन मार्ग था। लेकिन हुआ ये, इस प्राचीन मार्ग को 1453 में अवरुद्ध कर दिया गया, और 1453 में अवरुद्ध करने वाली जो जाति थी उसका नाम था उस्मानिया। ध्यान रखिएगा, 1453 में जिस साम्राज्य ने 1453 में जिस साम्राज्य ने इस मार्ग को अवरुद्ध किया था, उस जाति का या उस साम्राज्य का, उस राजवंश का नाम था उस्मानिया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि सर ये उस्मानिया साम्राज्य कौन था, कहाँ से था। ज़्यादा विस्तृत चर्चा इसके ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन केवल इतना समझें कि उस्मानिया एक मुस्लिम साम्राज्य था, और मुस्लिम साम्राज्य ने इस क्षेत्र पे कब्जा किया था। कब्जा कौन से क्षेत्र पे किया था, ध्यान रखिएगा। तुर्की जो है, जो तुर्की हमने यहाँ पढ़ा है, तुर्की के आसपास का जो क्षेत्र है, तुर्की के आसपास के क्षेत्र को अभी हम नक्शे में भी देखेंगे, मैप पे देखेंगे कहाँ ये तुर्की पड़ता है। तुर्की के आसपास के क्षेत्र को उस जमाने में पूर्वी रोम के नाम से जाना जाता था। एक बहुत पुराना इतिहास रहा है पूर्वी रोम का, ज़्यादा विस्तृत तरीके से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ केवल इतना समझें कि पूर्वी रोम पर उस्मानिया साम्राज्य का 1453 में कब्जा हो गया था। और पूर्वी रोम पर कब्जा होने के बाद पूर्वी रोम वो क्षेत्र है जो एशिया और भारत को जोड़ने का काम करता था। और जैसे ही उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हुआ इस पूर्वी रोम वाले क्षेत्र पे, तो उस्मानिया एक मुस्लिम साम्राज्य था, लेकिन तुर्की के आसपास के जो क्षेत्र थे वो ईसाई बहुल क्षेत्र थे। और ये बहुत लंबी एक लड़ाई थी मुसलमानों के बीच में और ईसाइयों के बीच में। और जैसे ही पूर्वी रोम वाले क्षेत्र, जहाँ पे पहले ईसाई बहुल क्षेत्र हुआ करता था, जैसे यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य का कब्जा हुआ, तो पूर्वी रोम का जो स्थल मार्ग था जो भारत को जोड़ता था यूरोप से, उसको इस उस्मानिया साम्राज्य ने अवरुद्ध कर दिया। यही कारण है कि इस मार्ग के अवरुद्ध होने के बाद यूरोपियन को भारत आने के लिए नए नए स्थल मार्गों की खोज करनी पड़ी थी। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से प्राचीन समय से यूरोप को भारत से जोड़ा जाता था, कौन कौन से देशों से होकर हमें यूरोप जाना पड़ता था, और कौन कौन से देशों से होकर यूरोपियन लोग भारत आते थे। और 1453 में क्यों पूर्वी रोम का जो क्षेत्र है, तुर्की के आसपास का क्षेत्र है, उसके उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया, और कौन से साम्राज्य ने उसे अवरुद्ध किया, ये थोड़ा सा हमने पढ़ा। दोस्तों, ये जो प्राचीन समय का जो मार्ग रहा, स्थल मार्ग, इसको हमेशा के लिए याद रहे ये चीज़ें हमें, इसलिए मैं आपको एक मैप के माध्यम से वो रास्ता दिखाना चाहूँगा जो हमें भारत को यूरोप से जोड़ता था। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है, वास्तविक रूप से ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, ये तुर्की है। ये तुर्की क्षेत्र है। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये यहाँ पे यूरोपियन क्षेत्र है। इसी तुर्की से हम यूरोप में प्रवेश किया करते थे।
मैंने जो अभी आपके सामने नाम लिया था उस्मानिया साम्राज्य, यही क्षेत्र है जिस क्षेत्र पे उस्मानिया साम्राज्य ने, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र के ऊपर, ये पूरा आसपास का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के ऊपर उस्मानिया साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था और कब्जा करने की वजह से ये रास्ता अवरुद्ध हुआ था। थोड़ा सा देख लेते हैं। तुर्की से हम जब भारत की ओर यात्रा करते थे तो ये तुर्की है, और तुर्की से हमें ये जो आपको देश दिख रहा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र इराक है। तुर्की से हम इराक आया करते थे। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये ईरान है। इराक से हम ईरान की यात्रा किया करते थे। ईरान से ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये अफगानिस्तान है। हम अफगानिस्तान की यात्रा करते थे। अफगानिस्तान से हम आते थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ये हमारा भारतवर्ष है, या भारतीय जो क्षेत्र है वो है। अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से होते हुए हम यहाँ इंडिया यानी भारत में प्रवेश करते थे। ये मार्ग था दोस्तों जो सबसे प्राचीन मार्ग था, और सदियों से हम इस मार्ग से होते हुए यूरोप जाया करते थे। लेकिन मैंने कहा कि 1453 में इस क्षेत्र पे उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हो गया, और 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा होने की वजह से इस भूभाग को क्या कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया। और अवरुद्ध करने के कारण सबसे प्राचीन जो स्थल मार्ग है वो आने जाने के लायक नहीं रहा, या यूरोपियन लोगों की यात्रा के लिए ये अवेलेबल या उपलब्ध नहीं था। इसलिए यूरोपियन लोगों ने एक नया जुगाड़ लगाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत आने के लिए कोई ऐसे मार्ग का खोज कर लें जो मार्ग इस जलीय मार्ग से, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये भारत के आसपास का जलीय क्षेत्र है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत स्थल मार्ग से ना होते हुए जलीय मार्ग से चले जाएं। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन देशों ने स्थल मार्ग की खोज करनी शुरू की थी। और स्थल मार्ग की खोज करने में सबसे अग्रणी जो रहा उसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत के और आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। और जैसा कि आपको पता है, पुर्तगाल की तरफ से भारत आने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी, कब वो भारत की ओर निकले थे, कब वो भारत पहुंचे थे, भारत में कहाँ पहुंचे थे, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये भी चीज़ें हम वास्को डी गामा का जो रास्ता है वो भी नक्शे पे देखेंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। देखें, वास्तविक रूप से पुर्तगालियों की तरफ से सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति भारत आया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने बताया है कि यूरोप से भारत आने वाला जो रास्ता है स्थल मार्ग, ये मार्ग हुआ करता था। इस मार्ग से होते हुए हमें यूरोप जाना पड़ता था, और ये मार्ग 1453 में अवरुद्ध कर दिया गया। हमने अभी पढ़ा, उस्मानिया साम्राज्य द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद हमारी मजबूरी रही, या यूरोपियन लोगों की एक मजबूरी रही कि उनको जल मार्ग की खोज करनी पड़ी। और जल मार्ग की खोज में सबसे जो अग्रणी देश है उसका नाम है पुर्तगाल। अभी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि पुर्तगाल के जो नागरिक हैं या पुर्तगाल के जो लोग हैं किस तरीके से सबसे पहले भारत पहुंचे थे। तो भारत की ओर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की ओर यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति, भारत की ओर यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति, भारत की ओर यात्रा, भारत की ओर यात्रा, सबसे पहले भारत की ओर यात्रा करने वाले जो व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है वार्थोलोमियोस डियास। ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगाली है, नाम थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, वार्थोलोमियोस डियास। ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत की ओर आने का प्रयास किया था, और इसकी जो यात्रा रही थी वो 1486 उसने यात्रा की थी। 1486-87 का आपको ये समय मिलता है। 1486-87 के दौरान वार्थोलोमियोस डियास ने भारत की ओर यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन ध्यान रखिए कि भारत नहीं पहुंचा था। वार्थोलोमियोस डियास ने दक्षिण अफ्रीका के एक टापू तक यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ती है उत्माशा अंतरीप, दक्षिण अफ्रीका के उत्माशा अंतरीप तक इसने यात्रा की थी। उत्माशा अंतरीप कहाँ स्थित है वो भी हम अभी देखेंगे, मैप पे देखेंगे। एक बार केवल ध्यान रखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उत्माशा अंतरीप एक जगह पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग की एक जगह है जिसे उत्माशा अंतरीप के नाम से जाना जाता है। भारत की ओर सबसे पहले यात्रा करने वाले व्यक्ति का
जो नाम है वो बार्थोलोमेव डियास है। 1486-87 में इसने यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका के एक द्वीप पे ये पहुंचा था, उत्तमाशा अंतरीप जिसे कहा जाता है। उत्तमाशा अंतरीप अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो क्षेत्र है ये आपको दिख रहा है, अगर आप देख नहीं पा रहे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर, अफ्रीका। ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान को कहीं ना कहीं उत्तमाशा अंतरीप कहा जाता है। ये जो स्थान देख रहे हैं इसी स्थान को उत्तमाशा अंतरीप कहा जाता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। उत्तमाशा। बार्थोलोमेव डियास ने सबसे पहले यहाँ से पुर्तगाल से, अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये पुर्तगाल लिखा हुआ है, ये यहाँ पुर्तगाल स्थित है। और पुर्तगाल की ये राजधानी है लिस्बन, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एल से इंडिकेट कर रहा हूँ इसको, ये लिस्बन है। और यहीं से इन्होंने यात्रा शुरू की थी और यहाँ से लेकर बार्थोलोमेव डियास कहाँ तक पहुँचे थे? दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग उत्तमाशा अंतरिक्ष तक पहुँचे थे। बार्थोलोमेव डियास के बाद भारत की ओर यात्रा करने वाले एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है। भारत की ओर यात्रा करने वाला जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था वास्को डी गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए आपको याद रखना है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वो व्यक्ति हैं जो पुर्तगाल की तरफ से सबसे पहले भारत पहुंचे थे। कहा जाता है कि वास्को डी गामा जो हैं वो 1497 में पुर्तगाल से निकले थे और इन्होंने 1 वर्ष की यात्रा की थी। और 1 वर्ष की यात्रा करने के बाद 17 मई 1498, 1 वर्ष की यात्रा करने के बाद 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के एक स्थान पर पहुंचे थे जैसे हम कालीकट नाम से जाना करते थे। इस कालीकट को याद रखिएगा, वर्तमान में केरल के नाम से जाना जाता है। कालीकट या वर्तमान में से क्या कहा जाता है? केरल। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ या मैप पे दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से होते हुए वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे। वास्को डी गामा ने 1497 में यात्रा शुरू करी। 17 मई 1498 को पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कालीकट। और कालीकट, वर्तमान में कालीकट को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में कालीकट कौन से राज्य में पड़ता है? ये वर्तमान में केरल में पहुंचता है। और जैसे ही 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुंचे तो वास्को डी गामा के नाम एक उपलब्धि हुई। और जैसे हम मानते हैं या ये उपलब्धि जो इनको मिली वो ये कि भारत स्थल मार्ग की यात्रा करते हुए आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो नागरिक हैं वो कौन बन गए? वास्को डी गामा बन गए थे। अब थोड़ा सा आप नक्शे पे देखें कहाँ कहाँ से होते हुए वास्को डी गामा जो भारत आए थे। देखिए ये मैप हमने अभी देखा, ये पुर्तगाल है और ये यहाँ जो राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकलते हुए यहाँ से यात्रा करते हुए वास्को डी गामा कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे थे। ये वही जगह है जिसे हमने उत्तमाशा अंतरीप कहा था और उत्तमाशा अंतरीप को बाद में केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। ये देख पा रहे होंगे केप ऑफ गुड होप, इसी जगह को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और यहाँ से वास्को डी गामा ने यात्रा की थी इस तरफ यात्रा करते हुए वास्को डी गामा यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ जैसे ही पहुँचे तो कहा जाता है ये जो आपको दिख रहा है अरबियन सी, ये जो अरबियन सी दिख रहा है, यहाँ वास्को डी गामा को एक व्यक्ति था जिसने भारत का रास्ता बताया था। वो भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किसके पथ प्रदर्शन से भारत पहुंचे थे। तो यहाँ वास्को डी गामा को एक व्यक्ति मिला था, नाम था अब्दुल मनीक, याद रखिएगा अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डी गामा भारत का एक राज्य पड़ता है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये भारत का क्षेत्र है, ये भारतीय क्षेत्र है और भारतीय क्षेत्र में यहाँ एक राज्य पड़ता है केरल। कहा जाता है कि वास्को डी गामा केरल पहुंच गए थे। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया वास्को डी गामा केरल कब पहुंचे थे? 17 मई 1498। ये वास्को डी गामा की भारत यात्रा करने का एक रास्ता है कि कहाँ कहाँ से वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। एक बार आप अच्छे से देख लें ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं।
ये आपको पुर्तगाल दिख रहा है और ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और लिस्बन के इस क्षेत्र से वास्को डी गामा निकले थे और यहाँ इस अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट, पश्चिमी तट पे यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डी गामा अरबियन सी होते हुए कहाँ पहुंचे थे? यहाँ अरब सागर होते हुए कहाँ पहुंचे थे? भारत के केरल राज्य में पहुंचे थे। आगे की अगर बात करें तो जैसे ही वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो वास्को डी गामा के भारत पहुंचते ही यहाँ एक शासक था उस समय, जो कालीकट है, कालीकट का उस समय जो राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था जेमोरियन। राजा का नाम था जेमोरियन। और कहा जाता है कि वास्को डी गामा की जो पहली मुलाकात हुई थी वो भी जेमोरियन से ही हुई थी। और जेमोरियन ने ही बाद में पुर्तगालियों को केरल में फैक्ट्री स्थापित करने का, या मैं कह सकता हूँ अपनी कोठी, व्यापारी कोठी स्थापित करने का अधिकार दिया था। लेकिन कहा जाता है जब 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे तो जेमोरियन ने इन्हें अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि जेमोरियन को ये लगा होगा कि शायद ये पुर्तगाली नहीं, शायद ये अरबी हैं। और दक्षिण भारत के जितने भी राजा हैं, अगर आप देख पाएंगे तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो क्षेत्र है, ये जो भारतीय क्षेत्र है, ये जो भारत जिसका हम इस क्षेत्र को भारत का पश्चिमी घाट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर ये पूरा जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र पे कहीं ना कहीं अरबी लोगों का व्यापारिक एकाधिकार हुआ करता था, क्योंकि अरब के लोग जो हैं सन 712 में ही भारत आ गए थे। आपको अगर याद है या आपने कभी पढ़ा हो कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो भारत पे हुआ था वो सन 712 में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद लगातार अरबी व्यापारी जो हैं वो भारत आते रहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत जाने का रास्ता कहाँ से है या किस तरीके से हम भारत जा सकते हैं। इसलिए अरबी व्यापारी लगातार यहाँ व्यापार करते थे। और जब भी यहाँ जो दक्षिण भारत के जितने भी राजा हैं वो अगर अरबियों के साथ किसी तरीके का विवाद करते तो अरबी लोग सामान्यतः उन्हें लूटते थे। उनके साथ मैं कह सकता हूँ कि जोर ज़बरदस्ती होती थी। और वहाँ के जो राजा थे, दक्षिण भारत के जितने भी राजा थे, वो कहीं ना कहीं परेशान थे अरबी लोगों से। और जैसे ही वास्को डी गामा पहुँचे इस क्षेत्र में, केरल में, तो जेमोरियन को लगा कि शायद ये भी अरबी ही हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसे इन लोगों को जेमोरियन के दरबार में ले जाया गया था। लेकिन बाद में वास्को डी गामा व इसके साथियों ने परिचय दिया कि हम अरबी नहीं हैं, हम पुर्तगाल से हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जेमोरियन को लगा कि हाँ, शायद पुर्तगाली हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन अभी भी जेमोरियन ने पुर्तगालियों को व्यापार की अनुमति नहीं दी थी। और वास्को डी गामा इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि यदि हमें दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना है तो सबसे पहला काम करना होगा, दक्षिण भारत के जितने भी राजा हैं उनको ये साबित करना होगा, उनके सामने ये साबित करना होगा कि हम आपके विश्वास पात्र हैं, हम आपका नुकसान नहीं कर रहे। इसीलिए एक पुर्तगालियों की आप चाल ही समझिए, या ये समझिए कि पुर्तगालियों की रणनीति रही। पुर्तगालियों की तरफ से एक व्यक्ति भेजा गया था सन 1500 में। उस व्यक्ति का नाम था पेड्रो अल्ब्रेज। ध्यान रखिएगा, सन 1500 में वास्को डी गामा के बाद दूसरा व्यक्ति जो भारत आया है, उस व्यक्ति का नाम था पेड्रो अल्ब्रेज। और जब पेड्रो अल्ब्रेज को भारत भेजा गया था तो पेड्रो अल्ब्रेज को केवल ये कहा गया था कि आपको भारत की यात्रा करनी है, और यदि आपको भारत की यात्रा करते समय किसी भी तरीके का कोई भी अरबी जहाज दिखाई देता है तो आपको उसे लूट लेना है। और लूट के यहाँ पुर्तगाल की तरफ नहीं लाना, बल्कि आपको कहाँ किसको दे देना है, वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा हैं जेमोरियन, उनको भेंट करना है, ताकि जेमोरियन को ये महसूस हो कि पुर्तगाली हमारे दुश्मन नहीं हैं। और ऐसा ही पेड्रो अल्ब्रेज ने किया था। पेड्रो अल्ब्रेज ने सन 1500 में, जो एक पुर्तगाली था और वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली था जो भारत की तरफ आया था, पेड्रो अल्ब्रेज, इसने एक बहुत बड़ा कार्य किया था। इसने कहा जाता है कि समुद्री क्षेत्र में 13 जहाज लूटे थे। और 13 के 13 जो जहाज हैं वो सारे के सारे जहाज कौन थे? अरबी जहाज थे। और सारे के सारे अरबी जहाज़ों को लूटने के बाद इस पेड्रो अल्ब्रेज ने ये जहाज किसे उपहार के रूप में दे दिए थे? ये जहाज उपहार के रूप में दे दिए थे एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति का नाम अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, उस व्यक्ति का नाम है जेमोरियन। और जैसे ही पेड्रो अल्ब्रेज ने ये सारे के सारे जहाज जो हैं वो पुर्तगाली
अल्ब्रेज ने सारे के सारे जहाज जैसे ही जेमोरियन को भेंट किए, तो अब जेमोरियन को लगा कि अगर हम पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दें तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली ही वो ताकत है जो अरबियों को रोक सकती है, या जो अरब लोग हमारे यहाँ भारत में समय समय पे जो व्यापार करने आते हैं या दक्षिण भारत के राजाओं को परेशान करते हैं, उस परेशानी से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो पुर्तगाली है। इसीलिए जेमोरियन ने, जो उस समय केरल के कालीकट के क्षेत्र का शासक हुआ करता था, जेमोरियन ने 1502 में पुर्तगालियों को अपनी व्यापारी कोठी स्थापित करने का अधिकार दे दिया था, और 1502 में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी स्थापित कर ली थी। यानी मैं अगर कह दूं कि 1502 में पुर्तगाल की प्रथम व्यापारिक कोठी, पुर्तगाल की प्रथम व्यापारिक कोठी, या मैं कह दूं पुर्तगाल का प्रथम व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया गया था? केरल में एक जगह पड़ती है कोचिन। केरल में एक जगह पड़ती है कोचिन। कोचिन नामक स्थान पे सबसे पहले पुर्तगाली ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, और जो कोचिन नाम का व्यापारिक केंद्र है वो किसकी अनुमति से स्थापित किया गया था? वो वहाँ के क्षेत्रीय शासक जेमोरियन के अनुमति से स्थापित किया गया था। और 1502 में जैसे यहाँ पे व्यापारिक स्थापना की जाती है पुर्तगालियों द्वारा, तो कहा जाता है इसके बाद लगातार धीरे धीरे पुर्तगाली अपने व्यापार का जो है व्यापारिक कोठियों का प्रसार करते रहे। और एक समय ऐसा भी आया था कि पुर्तगालियों ने पूरे के पूरे, मैं कह दूं जो पूरा का पूरा भारत का पश्चिमी तट है उसके बहुत बड़े क्षेत्र पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। जैसे आगे हम इतिहास की कभी चर्चा करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि दमन नदी पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। आधुनिक आज का जो मुंबई शहर है या महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इसके ऊपर भी किसका कब्जा हुआ करता था? पुर्तगालियों का कब्जा ही हुआ करता था। तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिविजन किए देता हूँ या रिविजन करवा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने। मैंने कहा कि भारत आने का एक बहुत प्राचीन स्थल मार्ग था, और ये स्थल मार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ होकर निकलता था, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भारत की ओर आने वाला स्थल मार्ग जो है वो कहाँ से आया करता था? सबसे पहले हमें तुर्की के बाद हमें इराक आना पड़ता था। इराक के बाद कहाँ आते थे? ईरान आते थे। ईरान के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भारत आना पड़ता था। लेकिन 1453 में उस्मानिया साम्राज्य, जो कि उस समय का मुस्लिम साम्राज्य था, उस साम्राज्य ने उस रास्ते या मैं कहता हूँ पूर्वी रोम के क्षेत्र पे कब्जा किया, और कब्जा करने की वजह से वो मार्ग अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने के कारण ही यूरोपियन लोगों को भारत आने के लिए स्थल मार्ग की खोज करनी पड़ी थी। स्थल मार्ग खोजने के इस क्रम में सबसे पहले भारत की ओर आने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमेउस डियास। बार्थोलोमेउस डियास ने भारत की ओर यात्रा कब शुरू की थी? 1486-87 में, और ये दक्षिण अफ्रीका की एक जगह पड़ता है। कौन सी जगह? उत्तमाशा अंतरिक्ष तक इसने यात्रा की थी, भारत तक ये नहीं पहुंचा था। पुर्तगालियों की तरफ से भारत की ओर यात्रा करने वाला दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा 1497 में पुर्तगाल से निकला था। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा एक जगह पे पहुंचा था जिस जगह का नाम था कालीकट, और कालीकट वर्तमान में कौन से राज्य में पड़ता है? केरल में। और जब ये केरल पहुंचे थे तो वहाँ एक शासक से इनकी मुलाकात हुई थी, और वहाँ के शासक का नाम था जेमोरियन। वहाँ के शासक का नाम था जेमोरियन। जेमोरियन दक्षिण भारत के केरल क्षेत्र का एक शासक की उपाधि थी, वास्तविक नाम इसका समुद्र से मिलता है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जैसे ही जेमोरियन के पास पुर्तगाली लोग पहुंचे थे तो उनको लगा कि दक्षिण भारत के राजा हैं वो हमें व्यापार की अनुमति नहीं देंगे। व्यापार की यदि अनुमति लेनी है तो जो अरबी लोग भारत में हैं या जो अरबी लोग दक्षिण भारत के राजाओं को परेशान कर रहे हैं, यदि उनको पराजित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली लोग विश्वास बनाने में कामयाब हो जाएंगे दक्षिण भारत के राजाओं का। ऐसा ही पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों ने सन 1500 में एक व्यक्ति को भेजा था, उस व्यक्ति का नाम था पेड्रो अल्ब्रेज। पेड्रो अल्ब्रेज को ये कहा गया था कि आपको समुद्री यात्रा करनी है, समुद्री यात्रा करते समय यदि कोई अरबी जहाज आपको मिलता है, अरबी बेड़ा आपको मिलता है तो उसे लूट लेना है, और लूट के उसे किसे सौंप देना है? जेमोरियन को। और पेड्रो अल्ब्रेज ने ऐसा ही किया, 13 समुद्री जहाज़ों को लूटा था। ये सारे के सारे समुद्री जहाज अरबी थे। उन अरबी जहाज़ों को लूटकर उपहार स्वरूप किसे दे दिया गया था? जेमोरियन को दे दिया गया था। और जैसे जेमोरियन को दिया, जेमोरियन कहीं ना कहीं इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ, और 1502 में जेमोरियन ने पुर्तगालियों को
कोचिन में, मैंने आपको बताया कोचिन एक केरल की जगह पड़ती है। 1502 में जेमोरियन, या मैं कह दूं 1502 में वहाँ के क्षेत्रीय राजा ने पुर्तगालियों को अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का क्या दे दिया था, अधिकार दे दिया था। और पुर्तगालियों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था, कोचिन में ही स्थापित किया था। कोचिन वर्तमान में केरल में स्थित है। इस तरीके से पुर्तगालियों ने समुद्री यात्रा करते हुए अपने आप को यहाँ स्थापित किया। इसके बाद पुर्तगालियों ने कई व्यापारिक कोठियाँ यहाँ स्थापित की हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम पुर्तगालियों के ऊपर और चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये इतिहास की क्लास नहीं पढ़ रहे, हम राजव्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और राजव्यवस्था के ऊपर चर्चा करने के लिए थोड़ा सा परिचय देना जरूरी था पुर्तगालियों का। अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ किस तरीके से भारत आए थे। देखिए, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत आने की जो योजना बनाई थी, वो अंग्रेज़ों की योजना शुरू होती है 1597 से। कब से? 1597 से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1597 में अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति भारत भेजा गया था, जिस व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्टन। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से तल मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम है जॉन मिल्टन। मिल्टन वो व्यक्ति था जो 1597 में भारत आया था। एक अंग्रेजी व्यक्ति था और ये भारत आने के बाद कुछ समय बाद भारत से लौट गया था। और जैसे ही जॉन मिल्टन वापस ब्रिटेन जाता है, तो जॉन मिल्टन के वापस ब्रिटेन पहुंचते ही कुछ समय बाद ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा एक संगठन बनाया जाता है। उस संगठन का नाम भी आपको याद रखना है। उस संगठन का पूरा नाम अगर आप याद रखना चाहें तो ब्रिटिश व्यापारिक संगठन का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, या ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश व्यापारी संगठन, ब्रिटिश व्यापारी संगठन। ये जो संगठन है वो 1599 के लास्ट में या 1600 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी of the Governor and Company of Merchants of London and trading into East Indies and trading into East Indies. ईस्ट इंडीज एक व्यापारिक संगठन है जिसने भारत में या पूर्व के देशों में व्यापार करने की योजना बनाई थी। और इस संगठन की जो स्थापना है वो लगभग 1599 1600 के आसपास हुई थी। और इसी संगठन के परामर्श पर, इसी व्यापारिक संगठन के कहने पे 31 दिसंबर सन 1600 को 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र जारी करते हुए ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत की ओर, या मैं कह दूं पूर्व के देशों की ओर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। और जब व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई उसे ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कौन सी महारानी द्वारा दी गई थी? तो एलिजाबेथ द्वारा दी गई थी। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया की स्थापना कब होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को होती है। और व्यापारिक अनुमति कौन देता है? व्यापारिक अनुमति देती है ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ। ये थोड़ा सा ये भी आप याद रखिएगा, व्यापारिक अनुमति। और व्यापारिक अनुमति किसके द्वारा दी गई? व्यापारिक अनुमति
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा दी गई थी। चलिए, मैंने कहा अंग्रेज भारत आने की योजना सबसे पहले कब बनाते हैं? सन 1600 में। लेकिन 1600 से पहले भी एक व्यक्ति भारत आया था। भारत आने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति है वो जॉन मिल्टन है। सन 1597 में जॉन मिल्टन नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति भारत आया था। लेकिन हमें याद रखना है ये व्यक्ति जल मार्ग से भारत नहीं आया था, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जॉन मिल्टन था। जॉन मिल्टन के ब्रिटेन लौट जाने के बाद एक व्यापारिक संगठन बनाया गया था ब्रिटेन में, जिस व्यापारिक संगठन का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस व्यापारिक संगठन ने ही महारानी एलिजाबेथ से पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति ली थी और इसी व्यापारिक संगठन के परामर्श पे 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी स्थापित की गई थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? महारानी एलिजाबेथ द्वारा दी गई थी। आगे की क्लास, आगे का जो डिटेल टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।